की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। वो हिटलर की चाल चलेगा। जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। अरे देखना है जोर कितना, अरे देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। जुल्म करेगा, जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा झूम उठेगा। इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से जुल्मी जब भी जुल्म करेगा, जुल्मी जब भी जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा झूम उठेगा। इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से जैसा एनआरसी सीए को सबसे पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जंतर मंतर के पास उस बिल को फाड़कर बाइकाट किया था, उसी तरह वक्फ तरमीमी बिल को भी सबसे पहले बाइकाट करने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। भाइयों, मुल्क भर के हालात आप जानते हैं। लगातार एक तरफ गौ रक्षक वाले, बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले मुसलमानों को, दलितों को मॉब लिंचिंग का शिकार बना रहे हैं, उन पर जुल्म सितम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत उनको रोकने के बजाय हुकूमत में बैठकर इसी माइनॉरिटी के खिलाफ काला कानून बना रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, उसके खिलाफ भी सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाया तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आवाज उठाया। महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में उस गुस्ताखे रसूल के खिलाफ एहतजाज किया, उसके ऊपर एफआईआर किया। हमारे मैसूर के फाउंटेन सर्कल की जो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसके तहत एक एहतजाज मुनाकिद किया गया है। उसी के तहत आपके सामने अपने तासुरात पेश करने के लिए मैं कर्नाटका रियासती सदर जनाब अब्दुल मजीद साहब को दावत देता हूं कि वो अपने तासुरात पेश करें। उलमाए किराम, अलग अलग तंजीमों से, पार्टियों से आए हुए मुअज़्ज़िज़ साथियों, नौजवान हजरात और पार्टी के लीडर्स, कार्डर्स, तमाम साथियों, आज शहर मैसूर में एक अहम मुद्दा लेकर हम लोग इस एहतजाज में बैठे हैं। मुद्दा दो है, एक मुद्दा पूरा मुल्क का है, एक मुद्दा मैसूर सिटी का है। सबसे पहले हम लोग ये मालूम होना चाहिए वक्फ क्या है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद जो मीडिया में एक नैरेटिव जो बना रहे हैं, ये वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का है या वक्फ प्रॉपर्टी किसी का बाप का है, ऐसा एक नैरेटिव ये मीडिया बना लेकर है। मैं बताना चाहता हूं, ये जो वक्फ प्रॉपर्टी ना गवर्नमेंट का है ना किसी का है, एकदम प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जो लोग अल्लाह के राह में कम्युनिटी का डेवलपमेंट के लिए वक्फ या हदिया किया हुआ प्रॉपर्टी है, ये किसी का बाप का जायदाद नहीं। दूसरी बात, वक्फ एक बार वक्फ हो गया तो परमानेंट वक्फ है, ना इसको भेजा जाता ना इसको कुछ अलग किया जाता, एक क्लियर है। तो ये एक साजिश के बुनियाद पर इस वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया, यानी कि इसमें वक्फ रिलेटेड टू मुस्लिम्स है। जो इंडिया का 20 करोड़ मुसलमानों का उनका जायदाद है या उनका प्रॉपर्टी है, उनका रिलेटेड है। ये मोदी हुकूमत को कोई एक मुसलमान एक सिंगल एप्लीकेशन नहीं डाला,
पार्लियामेंट में रहने वाले कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं इसको रिक्वेस्ट करे, ना मुस्लिम से बड़े बड़े तंजीम है, मिल्ली काउंसिल है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उलमा काउंसिल है, कोई भी उलमा काउंसिल, कोई भी मिल्ली काउंसिल एक एप्लीकेशन डाला, नहीं डाला कि अमेंडमेंट करो। यानी कि कोई मुसलमान, सिंगल मुसलमान ना पूछे मोदी को ऐसा एक अमेंडमेंट बिल लाओ बोलकर। तो ये बिल लाने का मकसद क्या है? एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। इसके पीछे जो वक्फ का प्रॉपर्टी लूट कर जो बैठे हैं उनको फायदा पहुंचाने का एक साजिश है। अब हमारे नौजवान साथियों को, उलमा को यह मालूम होना चाहिए, सबसे ज्यादा वक्फ का जमीन अगर हड़प को बैठी है तो गवर्नमेंट हड़प कर बैठी है। मेरे सामने जो प्रॉपर्टी है, ये जो पेट्रोल बंक से लेकर नीचे तक जो प्रॉपर्टी है, ये वक्फ का प्रॉपर्टी है। नौजवान साथियों, उलमा इकराम, ये हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म और नाइंसाफी हो रहा है, इसमें हमारे ही लोग, हमारा ही रहबर का हाथ। बहुत अफसोस होता है, इनको मालूम नहीं है, इनको मालूम नहीं है क्या होगा। वक्फ का 1 रुपया भी खाएगा वो जहन्नम में जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अल्लाह की प्रॉपर्टी है, 1 रुपया भी, अगर 1 रुपया भी खा लिया वक्फ का जहन्नम में जाएगा। ये अल्लाह का प्रॉपर्टी है, ये कौम की मिल्लत की प्रॉपर्टी है। मगर अफसोस इस बात की है, इतना बड़ा लूट ये वक्फ प्रॉपर्टी का हुआ है, मैं क्या बयान करूं। तो ये वक्फ प्रॉपर्टी को जितने भी लूट कर बैठे हैं, हड़प कर बैठे हैं, उनको रेगुलराइज करने का एक साजिश है ये। दूसरी बात, पहले वक्फ बिल में यह था तो वक्फ का एक ट्रिब्यूनल था, वक्फ का जो भी केसेस इसको डील करने के लिए एक ट्रिब्यूनल, एक जुडिशरी बॉडी था। अभी ये जो नया बिल क्या बोल रहा है मालूम, जुडिशरी ट्रिब्यूनल नहीं चाहिए, डिप्टी कलेक्टर करेगा, डीसी करेगा। हालांकि वो गवर्नमेंट का आदमी है, डीसी उनका फेवर में, जो गवर्नमेंट है उनका फेवर में करेगा। डीसी को इतना काम है, फुर्सत नहीं है उसको ये भी तोड़ते हैं। यानी कि जुडिशरी को लेकर एक एग्जीक्यूटिव को दे रहे हैं लोग, इसमें नंबर 1 गलती है। दूसरा, वक्फ का जायदाद को सर्वे करने के लिए सेपरेट सर्वे कमीशन है, अभी उसको निकाल कर वो भी डीसी को दियो, रेगुलर सर्वेयर को दियो, उतना काम उन लोगों का है। और दूसरा अहम बात क्या है, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को भी मेंबर बनाई। ये देखिए कितना बड़ा जुल्म। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी है, कौम की प्रॉपर्टी है, ना गवर्नमेंट इसको दिया हुआ है, अवाम ने जो लोग वक्फ देना चाहते वो देकर है, उसमें अदर कम्युनिटी को भी क्यों बनाना भाई। तो मैं पूछना चाहता हूं हुकूमत को, जो चामुंडेश्वरी का जो प्राधिकार बनाए, मुझे उसमें मेंबर बनाओ, एक मुसलमान को मेंबर, देवल कमेटी को मुसलमान को मेंबर बनाओ। करते हैं क्या आपको मालूम होना चाहिए कितना जुल्म हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए पुत्तूर में जो महालिंगेश्वर के टेंपल का एक प्रोग्राम में उस टाइम का डिप्टी कलेक्टर मैसूर वाले एबी इब्राहिम साहब एज ए डिप्टी कमिश्नर उधर जाने के लिए वो लोग मना कर दी, डिप्टी कलेक्टर को। अभी बोलते हैं वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को भी मेंबर बनाओ और नॉमिनेट बनाओ। बहुत बड़ा खतरनाक कानून है। अगर हम लोग ऐसा ही सोते रहेंगे, नौजवानों, उलमा किराम, हमारा कब्रिस्तान जाएगा, हमारे मस्जिदों जाएगा, याद रखो। क्या जवाब देंगे अल्लाह के पास जाकर? हमारे आंखों के सामने हमारा वक्फ का जमीन हड़प लेकर है, हम खामोश बैठेंगे तो क्या होगा? तो मैं बताना चाहता हूं, इंशाअल्लाह 1 इंच भी जमीन हम लोग हड़पने नहीं देंगे।
जितने भी प्रॉपर्टीज है वो हम हक में लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इसमें बहुत अफसोस होता है मुझे ये बोलने के लिए, क्या क्या साजिशें ये मैंने बताया। ये जो प्रॉपर्टी है ये तमाम प्रॉपर्टी सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी मकान को मिलकर है। जितने प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 39 में 2.24 2 एकड़ 24 गुंठा, सर्वे नंबर 40/4 में 4 एकड़ 7 गुंठा, सर्वे नंबर 42 में 5 एकड़ 7 गुंठा, सर्वे नंबर 43 में 32 गुंठा और गरा और हेब्बाड़ी में श्रीरंगपट्टनम में 6 एकड़ जमीन, ये तमाम जमीन सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी मकान रहमतुल्लाह अलैह का ये है उनका हक। और ये वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ प्रॉपर्टी कभी आजकल का नहीं है। नोटिफिकेशन मैसूर वक्फ बोर्ड 19/2 1965 में 1965 में यह वक्फ प्रॉपर्टी है। 1960 जितने भी प्रॉपर्टी है 1965 में। मगर अफसोस इस बात की है हमारे इतने जिम्मेदार, इतने उलमा किराम, इतने तंजीमें रहने के बावजूद भी मूडा उसको अक्वायर कर लिया। कोई बात नहीं, ना एमएलए पूछा, ना मिनिस्टर पूछे, ना अवाम पूछे, ना तंजीमें पूछे। वक्फ इज वंस वक्फ इज वक्फ प्रॉपर्टी है, किसी को भेजा नहीं जाता। और दूसरी एक अहम बात मालूम है आपको, ये मुतवल्ली बोलकर है। वक्फ का जितने भी इदारे हैं, मुतवल्ली का मतलब केयर टेकर है। मुतवल्ली का मतलब क्या है? केयर टेकर है, देखभाल करने के लिए मुतवल्ली। अभी क्या है, मुतवल्ली इस पूरे ओनर बन गए, मेरा जायदाद। मुतवल्ली के बाद मुतवल्ली के बच्चे बोलते हैं ये वक्फ, ये जो हमारा खानदान का है, हमारा है। मुतवल्ली जो है केयर टेकर है, वो वक्फ जमीन को देख लेने का काम उसका है। तो ये सब साजिश होकर गया है। अभी यहां पर एक कॉर्नर में जो सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी मकान का जो प्रॉपर्टी 32 गुंठा, ये कंपाउंड वाले है ना, 32 गुंठा वक्फ का प्रॉपर्टी है। चंद लोग मिलके साजिश करके उसको कंपाउंड डाल के बैठे हैं, कोर्ट में इंजेक्शन डाल के। हम देखते हैं भाई कितना दिन तेरा इंजेक्शन रहेगा। इंशाअल्लाह एक एक वक्फ का जमीन को बचाने के लिए हम शहीद हो जाएंगे, मगर छोड़ेंगे नहीं, याद रखिए। अगर वक्फ के जमीन के लिए शहीद हो गए तो अल्लाह के लिए हम शहीद हो गए, तो हम छोड़ेंगे नहीं। कान खोल कर सुन लो, वक्फ का जिम्मेदारों, डिस्ट्रिक्ट का वक्फ जो कमिटीज जो हैं, आपका जिम्मेदारी सही तरीके से निभाना है। वक्फ एडवाइजरी कमेटी पैसे हड़पने के लिए नहीं है, लोगों का भलाई के लिए है। वक्फ का जो भी आमदनी आता है 30% गरीबों के लिए है। वो ये वक्फ का प्रॉपर्टी, हमारे बच्चों को कॉलेज नहीं है, स्कूल्स नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं है, इतना जगह पड़ा है, इतना जगह पड़ा है, मगर कोई डेवलपमेंट नहीं। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनो, कितना बनाएंगे भाई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स? एजुकेशन पे आप इस तवज्जो देना है। एक बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है हमारा, कॉलेजेस नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इतना प्रॉपर्टीज है। आपको बताए तो ताज्जुब होगा, इंडिया में सबसे तीसरी नंबर पे, आर्मी और रेलवे छोड़ो तो तीसरी नंबर पे अगर जायदाद है वक्फ का है। देखो नौजवानों, अल्लाह ताला इतना बड़ा नियमत दिया हम लोगों को, इस कौम को, मगर उसका फायदा नहीं उठा रहे हम लोग, क्योंकि हम खामोश हैं।
गलत लोग उधर जाके बैठकर लूट लेकर कितना प्रॉपर्टी सेल की आपको मालूम है। जो अदानी जो अंबानी बैठकर है ना घर एंटिला 27 फ्लोर का जो एंटिला है, जो अंबानी का जो घर है ना, वक्फ का प्रॉपर्टी है। 400 रूम का बहुत बड़ा बंगला बना है, हेलीकॉप्टर उसमें उतरता है। प्रॉपर्टी किसका? वक्फ का। हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने जरा गलती करने की वजह से तमाम चीजें हुए। आइंदा भी ये गलती में हम लोग नहीं रहना है। आज हम इस एहतजाज शुरुआत हम लोग किए हैं, आप लोगों को, तमाम लोगों को बुलाए इसलिए कि हम लोग जिम्मेदार हैं। हमने हमारे कौम जिम्मेदारी सिखाया। हमारी आंखों के सामने नाइंसाफी हो रहा है, ना हो पा रहा है। वक्फ का प्रॉपर्टी को जो लूट लेकर हम खामोश रहेंगे तो क्या जवाब देंगे अल्लाह को पास जाकर। तो इसलिए हम 100% हम लोग नहीं छोड़ेंगे। 1 इंच का जमीन भी किसी को हड़पने हम लोग नहीं देंगे। ये जो प्रॉपर्टी है, जो 32 गुंठा वक्फ का प्रॉपर्टी है, वक्फ का प्रॉपर्टी को अभी कुछ इंजेक्शन जो थोड़ा डॉक्यूमेंट बनाते हैं। बहुत एक लैंड माफिया है, लैंड माफिया को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, हुकूमत भी सपोर्ट करता है, डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है। यही जो प्रॉपर्टी का जो उसका बाजू में एक दुकान था, वो दुकान को जेसीबी लेके आके तोड़े। एनआर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लगाने गए तो एफआईआर नहीं लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, एफआईआर करना तुम्हारा जिम्मेदारी है। ये साजिश चल लेकर है, ये साजिश चल लेकर है, पूरे मिला जुला साजिश। 32 गुंठा खुले आम वक्फ का हमारे बुजुर्ग का जो प्रॉपर्टी लूट कर बैठे, हमारा एमएलए खामोश है। मैं पूछना चाहता हूं, वक्फ के बहुत बड़े, आपको यहां का एमएलए है, यहां का वक्फ का स्टेट कमेटी का मेंबर है, तुम्हारा ही लोग बैठे हैं, क्यों खामोश है आप लोग? एक आवाज, एक स्टेटमेंट नहीं है आपका। हम लोग आवाज उठाने के बाद, अलीम भाई जैसा जरा लोग उधर आवाज उठाए, कुछ कार्रवाई हम सब करने के बाद अभी उसमें केस को वक्फ इंटरव्यू हुआ है, वक्फ बोर्ड। तो साथियों, ये एक जगह नहीं, एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है। ऐसा करोड़ों करोड़ों का प्रॉपर्टी ये लोग लूट के बैठे। तो ये तो हम अवेयर होना है, किसी हालत से हम लोग छोड़ना। देखिए, अवाम से बड़ी ताकत दूसरा कोई नहीं है, याद रखो। सबसे बड़ी ताकत क्या है? अवाम है, पब्लिक है। इससे बड़ा ताकत कोई भी नहीं है। जो आज हुकूमत आए तो हमारे वोटों के बुनियाद पे आया। तो इंशाल्लाह मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, हम लोग अवेयर रहना है, रेडी रहना है। कभी भी कहीं भी एक वक्फ का प्रॉपर्टी के ऊपर बुरा नजर आया तो फौरन हम लोग जाना है। तो ये कोर्ट में इंजेक्शन रहने की वजह से हम लोग चुप हैं, नहीं तो मैं खुद आके कंपाउंड तोड़ के देखता हूं। कोर्ट को इज्जत देने का वजह से मैं चुप हूं। एमएलए चुप रहेगा, दूसरे कुछ चुप रहेंगे, मगर एसडीपी चुप नहीं रहने वाला नहीं। हमारे बुजुर्गों का प्रॉपर्टी ऐसा हड़पने के लिए हम लोग नहीं देंगे। जो भी जिम्मेदार, मैं बहुत इज्जत के साथ कहता हूं, जो भी लोग इस प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी, हमारे बुजुर्ग सैयद अलाउद्दीन शाह कादरी मकान की इस प्रॉपर्टी को हड़प के बैठे हैं, कंपाउंड निकालो, कंपाउंड निकालो। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वलियों के वास्ते आप इसको वक्फ का हवाला कर दो, नहीं तो आपका खानदान बर्बाद हो जाएगा। ना दुनिया रहेगा, ना आखिरत रहेगा। ना दुनिया रहेगा, ना आखिरत रहेगा। आपको बर्बाद हो जाएगा आपका खान। अल्लाह के बुजुर्गों के अगर पैसा खाया, हड़प लिए, बर्बाद हो जाएंगे, याद रखो। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इंशाअल्लाह हम जो लीगल फाइट जो कर रहे हैं, हम लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे। जो भी नाइंसाफी के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे।
जो वक्फ अमेंडमेंट का बिल बारे में ऑलरेडी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाकर है 31 लोगों का, उन लोगों को मिलने का और हमारा जो ऑब्जेक्शन ऑलरेडी रेडी है वो ऑब्जेक्शन फाइल करने का भी हम लोग डिसाइड किए। उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं इंडिया में उसका जो भी जिम्मेदारों को मिलने का हम लोग अभी वाईएसआर रेड्डी को हम लोग मिले और ये वक्फ बिल को सपोर्ट नहीं करना है बोलकर बहुत सारे तंजीमें एसडीपी सब मिलकर करे, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, वो नीतीश कुमार को हम मिलेंगे, हम चंद्रबाबू नायडू को मिलेंगे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऑलरेडी तय किया है, तमाम जो भी जमातें के साथ हम लोग मिलकर एक मांग करेंगे किसी हालत में ये जो बिल जो है ये पास नहीं होना चाहिए। अगर ये पास हो जाएगा तो वक्फ का हमारा प्रॉपर्टी कब्जा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमारे ना कब्रिस्तान रहेगा ना मस्जिद रहेगा, अलग अलग बहाने, ऐसा ही बहाने वो लोग करते हैं, ऐसा ही बहाने बनाकर हमारे तमाम जो जायदाद वक्फ का है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए नौजवान साथियों, उलमा किराम, हर हमेशा इसके बारे में बात करना है, हर जुम्मा में बयान होना है, हम नौजवानों को उनका जिम्मेदारी समझाना है। अल्लाह ताला हम लोग को इसलिए भेजा तो इबादत करने के लिए भेजा। इबादत का बात क्या है? इंसाफ कायम करना, यह भी इबादत है। नाहक के बारे में आवाज उठाना, यह भी हमारा इबादत है। जुल्म का खिलाफ खड़े होना, यह भी इबादत है। सिर्फ नमाज पढ़ना, हज उम्रा करना, रोजा रखना, यह सिर्फ इबादत नहीं है। इंसाफ कायम करने का जिम्मेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जिम्मेदारी सौंपे हम लोग। इस जमीन में इंसाफ कायम करना, जुल्म को रोकना, ये हमारा जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह हम हमेशा ये काम को लगे रहेंगे। इतने ही कहते हुए मेरे बात को खत्म करता हूं। सलाम अलैकुम। खड़े हो जाते हैं। क्या आपको एहसास है, क्या आपने कभी सोचा है, इसके बारे में फिक्र की है, गौर किया है कि हिंदुस्तान में तीसरी सबसे बड़ी जायदाद, आस्ती, मिल्कियत हमारी है, वक्फ की है। गवर्नमेंट और आर्मी के बाद अगर किसी की मिल्कियत है, जायदाद है, आमदनी है, तो हमारी और आपकी है, वक्फ की है। जो हमारे बुजुर्ग, जो औलिया इकराम यहां पर तशरीफ फरमा है, आराम कर रहे हैं, उनकी जायदाद, उनके सदक़े में, उनके खैरात में जो हमें देकर गए, ताकि आने वाली नस्ल, थोड़ा हटो भी, थोड़ा जरा तो बहुत से लोग देखना चाह रहे, आने वाली नस्ल ता क़यामत तक, मैं दोहरा रहा हूं, ता क़यामत तक हमारे में कोई गरीबी, लाचारी, बेबसी, जो कौम के फिक्रमंद लोग जो अपनी खून पसीने की कमाई को जो है वक्फ कर रहे हैं, किसके लिए? हमारे और आपके गरीब भाई बहन बुजुर्ग जो है, उनकी परेशानियों को हल करने के लिए, उन्हें तालीम दिलाने के लिए, उन्हें इलाज कराने के लिए, उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए, नौजवानों को कारोबार करने के लिए ये जमीन वक्फ की है। और जो इसमें वो आमदनी आती है वहां पर तकसीम करना है। कहां हो रही है तकसीम? क्या हो रही है आमदनी? सुबह उठते ही मुझे फोन आता है, सदर साहब हमारे घर में कोई बीमार है, मुझे 2000-5000 की जरूरत है, किसी की फीस की बनने की जरूरत है, किसी का कंदाया या क्या वो, हाँ खर्च बनते हैं ना, क्या बोलते हैं, संज्ञा को बनने को पैसे चाहिए। सुबह शाम यही हमारे ऑफिस में लाइन लगी रहती है परेशान लोगों की। किसी का डायलिसिस, किसी का हार्ट का ऑपरेशन, किसी को आईसीयू में है, किसी को ब्लड चाहिए। क्या यह देखने के लिए हमारे बुजुर्ग जो यहाँ पर आराम फरमा है, जो औलिया इकराम है, वली अल्लाह है, उन्होंने अपनी जायदाद को खैरात किया, तक़सीम किया, वक्फ किया, ये लाचारी बेबसी देखने के लिए? अरे आपको मालूम है या नहीं, हम हमेशा फील्ड में, मैदान में लोगों की खिदमत करते रहते हैं। हमने हमारे आंखों से देखा है, इलाज के लिए, गोलियों के लिए पैसे नहीं है, रहने की वजह से तड़पते, सिसकते बिलकते लोग अपनी जान दे रहा है। क्या आपको मंजूर है? इतनी बड़ी जायदाद हमारी होकर, इतनी बड़ी आमदनी हमारी होकर, हमारे लोग, हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, माँ
पैसे नहीं होने की वजह से, इलाज नहीं कराने की वजह से, गोलियां, स्कैनिंग, खून नहीं होने की वजह से मर रहे हैं। क्या यह काबिल बर्दाश्त है? क्या यह काबिल बर्दाश्त है कि आप लोग, सभी लोग जो वहां खड़े हैं, मीडिया में देख रहे हैं, आंख बंद कर बैठेंगे? लाखों एकड़ जमीन जो हमने नुमाइंदे चुनकर पार्लियामेंट भेजे, वफ्द में भेजे, कमेटियों में बिठाए, इनकी नाकामी की वजह से आज हमारी जमीन हड़प ली जा रही है। गवर्नमेंट हड़प रहे हैं और लोग हड़प रहे हैं, जो चाहिए हड़प रहा है। किसका माल है भाई? कौन परेशान है? आपके हमारे बच्चे परेशान हैं। जो कौम सीना ठोक कर रह सकती है, सिद्धरामैया या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को बोल सकती है, बताओ कितने पैसे चाहिए? तुम हमें क्या ग्रांट दोगे? हम तुम्हें वक्त से तुम्हें ग्रांट देंगे। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ ले सिद्धरामैया, सभी कौमों का भला करो। ये हम कह सकते हैं वक्फ बोर्ड अगर सही रहा तो। क्या आपको मालूम है, सिर्फ कर्नाटका में, मैं सही हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कर्नाटक में 2,35,000 करोड़ का वक्फ घोटाला है। अंदाजा लगा सकते हैं? 2,35,000 करोड़ हटने कितनी जगह चाहिए? ये सारा मैदान भर जाएगा शायद। अंदाजा है, तस्वीर कर सकते हैं? 2,35,000 करोड़ कितने हो सकते हैं? इसके सिफर जीरो कितने आते हैं लगा सकता है कोई यहां पर बैठा वाला? इतना पैसा यहां के वक्फ के बेजिम्मेदार लोग, कमेटी के लोग, जो नुमाइंदे, हमारे इलेक्ट किए गए नुमाइंदे, गवर्नमेंट, सब लोग हड़प चुके हैं। सब लोग हड़प चुके हैं। और अभी बची कुची जो मिल्कियत आस्ती है, क्या वो भी जाने दे? आंख भर कर बैठ जाए, घरों में बैठ जाए। ये स्पीच, ये प्रोटेस्ट होकर जाने के बाद अपने कारोबार में, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपनी मसरूफियत के साथ वीडियो गेम खेलते हुए, रील्स देखते हुए बैठ जाएंगे? क्या फिक्र करेंगे? इसके बारे में चर्चा करेंगे? जद्दोजहद करेंगे? आवाज उठाएंगे? आवाज उठाएंगे? आवाज उठाएंगे? नारे लगाएंगे? ये हमारी आस्ती वापस लेने की ताकत रखते हैं? अरे 800 साल हुकूमत किया है, ये प्रॉपर्टी लेने की ताकत नहीं रखते क्या? जोर से बोलो, हिम्मत से बोलो, हौसलों से बोलो। ये हम कंपाउंड बनने नहीं देंगे। हमारी प्रॉपर्टियों को हमारे गरीब, हमारे लाचार बेबस बच्चे, बच्चियां, बुजुर्ग, इनको हम सिसकते, बिलकते, तड़पते मरने नहीं देंगे। हमारी बच्चियां शादी नहीं हुए बिना, सोचो क्या क्या हो रहा है। मैं बोलना नहीं चाहता, मैं अपनी जुबान से कुछ बोलना नहीं चाहता। हमारी बच्चियां, मासूम बच्चियां, अपनी मजबूरी की, अपने माँ बाप की मजबूरी की वजह से शादी की उम्र हो चुकी है। क्या हो रहा है उनका? तसव्वुर कीजिए, अंदाजा लगाइए। हमारी और आपकी, हम और आपको जाकर आखिरत में बहुत बड़ा जवाब देना होगा। हश्र के मैदान में हमारी बहन, हमारी बच्चियां अगर हमारा दामन पकड़ के पूछेंगे, मेरी उम्र हो गई थी, शादी नहीं हुई, क्या जवाब देंगे? मरते हुए, सिसकते हुए लोग पूछेंगे, पैसे दवा के नहीं लिए थे, नहीं थे, हम मर गए, क्या जवाब देंगे? और इकराम बुजुर्गान दीन जो तशरीफ फरमा है, पूछेंगे, हमने खैरात किया था, हमने वक्फ किया था, गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, बेबसों के लिए हमारी आस्ती को इस्तेमाल करो। क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे हश्र के मैदान में?